अस्सलाम वालेकुम। शाराए दसूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। 9 मई के जो फसादात थे उनके ऊपर जो मुकदमेबाजी शुरू हुई, अब उस मुकदमेबाजी को शुरू हुए तकरीबन 10-11 माह होने वाले हैं। लेकिन ये अभी तक अब मुख्तलिफ़ अदालतों में ज़ेर समाअत है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में भी मुकदमा चल रहे हैं, लेकिन बिलखसूस जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है वो आर्मी एक्ट का जो सेक्शन 21D(2) है, जिसके तहत सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल हो सकता है, इस पर मुकदमेबाजी जो है वो आइनी दरख्वास्तों पे चल रही है। और उसका लामहला इफ़ेक्ट यही है कि जो अफराद फ़ौज की हिरासत के अंदर हैं उनके ट्रायल्स के हवाले से, और वो बदस्तूर हिरासत में हैं, गो के ईद से पहले 20 अफराद को जिनको फ़ौजी अदालतों ने 1-1 साल की सज़ा दी थी वो रिहा कर दिए गए। ये मुकदमा किसी न किसी हवाले से मुसलसल तवात्तुर के साथ इल्तवा का शिकार है। पहले जब जस्टिस उमर अता बंदयाल साबिक़ चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच बना तो उस वक्त भी एतराज़ात हुए, फिर वो बेंच टूटा, फिर उसके बाद नया बेंच बना, फिर जो है वो उमर अता बंदयाल तकरीबन 6 माह तक इस मुकदमे को ज़ेर समाअत रखने के साथ साथ रिटायर हो गए। फिर उसके बाद 5 रुकनी बेंच ने फ़ैसला दिया और वो फ़ैसला आया तो 4-1 से आया, और फिर उसकी डिटेल जजमेंट नहीं आई, और इस दौरान में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की वजह से इंट्रा कोर्ट अपीलें आईं, और फ़ैसला मौजूद ना होने की वजह से फिर वो सस्पेंड कर दिया गया इंट्रा कोर्ट अपील के अंदर। फिर बेंच पे एतराज़ हुआ, जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो हैं वो बेंच से अलग हो गए, और अब आज की समाअत में एक मरतबा फिर साबिक़ चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा के वकील इस बेंच के ऊपर एतराज़ात कर रहे हैं कि 9 रुकनी बेंच बनाया जाए। तो अब दोबारा मामला जो जजेस कमेटी है उसको भिजवा दिया गया है। इस मुकदमे के अंदर वकला की तरफ से इल्तवा हो रहा है या अदालत इसकी ज़िम्मेदार है, इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा आज की क्या कार्रवाई रही, बहुत दिलचस्प कार्रवाई है। एतजाज़ एहसन सुप्रीम कोर्ट को शेर की ताकत का अंदाज़ा दिलवाते रहे, और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और सलमान अकरम राजा के माबैन क्या गुफ्तो शनीद हुई, और अदालत के अंदर जो ज़ेर हिरासत मुल्ज़मान हैं उनके लवाकिन क्या कुछ करते रहे। और आज हफीज़ुल्लाह न्याज़ी जो है वो भी जज्बाती हुए और उन्होंने हाथ जोड़कर अदालत से क्या दरख्वास्त की। मेरे साथ मौजूद है जनाब नासिर इकबाल साहब और जाज़ेब अब्बासी। नासिर साहब, आज का आंखों देखा हाल बताएं, क्या आपको आज की हाइलाइट्स आपको क्या लगी? शुक्रिया क़य्यूम साहब। क़य्यूम साहब, पहले भी आपके प्रोग्राम में मैंने कहा था और वही बात दोबारा हो रही है कि केस बढ़ ही नहीं रहा आगे। यानी कि जब भी हेयरिंग का होती है तो ये एप्लीकेशन आई हुई होती है, या बेंच पे एतराज़ होता है या कोई ना कोई इशू सामने होता है। आज भी जो है था वो मेन इशू, सारा जो टाइम आज गुजरा है वो बेंच के ऊपर एतराज़ ही रहा। जैसे ख्वाजा हुसैन साहब हैं, वो आए, उन्होंने ख्वाजा हुसैन साहब कौन हैं? जवाद ख्वाजा साहब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके वकील हैं ख्वाजा अहमद हुसैन। तो उन्होंने आज जो अपनी अपनी एप्लीकेशन का इजहार किया, और उन्होंने बताया कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अपने जो नोट्स हैं उसमें ख़ुद लिखा हुआ है कि ये कि लार्जर बेंच को ये केस सुनना चाहिए, क्योंकि ये मामला बहुत ही सेंसिटिव है, क्योंकि ये सिविलियन कोर्ट के ट्रायल मिलिट्री कोर्ट से कम इशू है। तो सुप्रीम कोर्ट को एक ऐसी जजमेंट प्रोनाउंस करनी चाहिए जो पिछले, जैसे FBLE जो 5 मेंबर बेंच है या जितने भी ऑर्डर्स पिछले आए हुए हैं उन सबको ओवरराइड कर दे, और एक बड़ी स्पीकिंग ऑर्डर आना चाहिए। वो उनका ये कहने बड़े का बेंच का, लार्जर बेंच का, लार्जर बेंच कम का, से कम 9 रुकनी बेंच का। लेकिन जस्टिस मज़हर अली जो मोहम्मद अली मज़हर साहब हैं, उन्होंने उनको याद कराया कि आप जिन जजेस का हवाला दे रहे हैं उनमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब तो उठ गए थे, लेकिन जस्टिस याहिया अफरीदी एंड तक बैठे रहे थे। तो ये कोई बाइंडिंग नोट नहीं और है, उनका जो है वो माइनॉरिटी व्यू है, और ये बाइंडिंग भी नहीं है हमारे पर। और उन कहने का वो कह रहे थे कि ये 6 मेंबर बेंच है, और जो FBLE था वो 5 मेंबर बेंच था। तो ये इस ऑर्डर, जो भी ऑर्डर आएगा वो बहरहाल एक लार्जर बेंच का ऑर्डर होगा,
तस्वर होगा और वही फाइनल होगा। लेकिन सारा बहस ये चलती रही कि डिवीज़न हो जाए, 3 जज इस साइड पे चले जाएं या 3 जज उस साइड पे चले जाएं या 4 इस साइड पे चले जाएं, 2 साइड पे चले जाएं। आज सारा टाइम इस पे गुजरता रहा। तो इसी बात से तो तंग आके वो जो हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने हाथ बांध के कहा कि मुझे ना 9 मेंबर बेंच चाहिए, ना मुझे 6 मेंबर बेंच चाहिए। मेरा बेटा 3-4 दिन से लापता है, मुझे मिल ही नहीं रहा। मुझे आपका क्या ख्याल है? मैं पेरेंट हूँ, मैं फादर हूँ, मुझे रात को नींद नहीं आती। तो मेरा मसला वो है, वो हल करें। तो इस पे वैसे सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को ये तो कहा कि आप ये मामला सॉर्ट आउट करें। अटॉर्नी जनरल साहब ने भी कहा कि मैं आज ही नियाज़ी साहब से मिल के देखता हूँ ये क्या मामला है। तो लेकिन आज का जो हसूल है, है वो एक दफ़ा हासिल वसूल वकीलों की वजह से फिर केस लंबा हो गया, फिर कमेटी के पास चला गया। अब कमेटी की मीटिंग होगी, मुझे नहीं पता कब होगी, वैसे जुमेरात को होती है, लेकिन इस जुमेरात को हो पाएगी, नहीं होगी, क्या अगले जुमेरात को होगी? उसके बाद ये कंसिडर होगा कि कितने मेंबर बेंच कमेटी सुनना चाहिए। हो सकता है यही 6 मेंबर बेंच दोबारा सुने। अच्छा, यही जब बातचीत हो रही थी जांज़ेब अब्बासी के हो सकता है यही 6 मेंबर बेंच सुने। जस्टिस शाहिद वहीद कह रहे थे अगर 3-3 का फैसला आ गया तो फिर जजमेंट क्या होगी, और अगर और मुख्तलिफ रेशो हुई तो ये बेंच का फैसला कौन सा का जो है वो सुना जाएगा, देखा जाएगा, काबिल अमल होगा। तो ये क्या कहानी थी? सदीकी साहब, इस मामले पे जो बेंच के अंदर जजेस हैं उनमें भी मुझे ये लगा कि जैसे मुख्तलिफ आरा है या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पाया जाता है। मतलब ये पहले हम बता दें कि 6 रुकनी बेंच है ये और ये जस्टिस अमीनुद्दीन खान हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर हैं, जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा हैं, जस्टिस इरफान सादत खान हैं, फिर उसके बाद जस्टिस शाहिद वहीद हैं और जस्टिस हसन नज़र रिजवी हैं। तो आज की कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान सबसे दिलचस्प मोड़ हमने उस वक्त देखा कोर्ट प्रोसीडिंग में जब जस्टिस शाहिद वहीद साहब ने ये पूछा कि फ़र्ज़ करें इस 6 जजेस बेंच में से 4 जजेस का जो अक्सरियती फ़ैसला है वो ये कह देता है कि जो 5 जजेस ने जो फ़ैसला दिया था जिसमें फ़ौजी अदालतों को गैर आइनी करार दिया था वो फ़ैसला दुरुस्त है, तो फिर ऐसी सूरत में क्या होगा? तो इस पे एडवोकेट सुलेमान अकरम राजा साहब ने ये व्यू दिया। वो ये कहते हैं जी कि फिर ये 9 रुकनी बेंच का अक्सरियती फ़ैसला तस्वर होगा। अच्छा। वो जमा कर रहे थे 5 पिछले बेंच के फ़ैसले को और 4 इसको, और ये मिला के कहे थे कि फिर ये 9 जजेस का अक्सरियती फ़ैसला तस्वर होगा इंट्रा कोर्ट अपील के अंदर। जी, इंट्रा कोर्ट अपील पे। तो इस पे फिर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब पहले ज़रा बड़े मायने खेज अंदाज में मुस्कुराए और फिर उन्होंने कहा कि आप ये डॉक्ट्राइन कहाँ से लेके आए हैं? ये तो वही बात है जो पहले एक दफ़ा झगड़ा हुआ था कि ये 4 जजों का अक्सरियती फैसला है या 3 जजेस का फैसला है। तो उन्होंने कहा कि ये इंट्रा कोर्ट अपील में जो फैसला वो मामला जो है वो मुख्तलिफ था, वो मुख्तलिफ था। वो तो कॉन्टीन्यूस एक ही बेंच की हेयरिंग थी जिसमें से कुछ जज साहबान उठ गए थे, बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ था, उसका ऑर्डर नहीं था, फिर वो नया बेंच बन गया था। तो वो जस्टिस मंसूर अली शाह ने फिर जो जजमेंट आई थी उसके अंदर उसको काउंट किया था कि उन 2 जज साहबान का क्या व्यू है इस वो मोटो नोटिस के ऊपर। ये वो गुलाम अहमद डोगर वाले केस की बात है ना? जी 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 हाँ। तो एक तो वो तो बिल्कुल मुख्तलिफ प्रपोजिशन नहीं जी, है, मुख्तलिफ ये इंट्रा कोर्ट अपील के अंदर है। ये इंट्रा कोर्ट अपील के अंदर है और यही बात फिर जो है जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने उनको समझाने की कोशिश की कि आप जो डॉक्ट्राइन जो बयान कर रहे हैं वो ऐसे नहीं है। और फिर इस केस की प्रोसीडिंग के दौरान एक और दिलचस्प मुकालमा हमने देखा जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा के दरमियान और बैरिस्टर एतज़ाज़ एहसन के दरमियान, जब एतज़ाज़ एहसन साहब ने आर्ग्यूमेंट्स करते हुए ये कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट कोई मामला तय कर दी ना तो फिर उसको कोई छेड़ नहीं सकता, वो मामला फिर तय हो जाता है। तो ये जो शेर होता है इसको अपनी ताकत का अंदाज़ा नहीं होता। तो वो कहना ये चाह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत पावर्स हैं और आइन ने उसको बहुत ज़्यादा पावर्स दी हुई हैं। तो इस पे फिर जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा ने ये कहा कि बैरिस्टर साहब, हमें अपने जो पावर है ना, हमें अपनी जो ताकत है उसका हमें अंदाज़ा है। और फिर जो हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने जो कोर्ट के सामने बाकायदा अबदीदा हुए, उन्होंने हाथ जोड़े। न सिर्फ उनका हाथ जोड़ने का जो माहौल मैंने देखा और फिर जो फैमिलीज़ कोर्ट के अंदर आई हुई थी, आप अगर इस सब को देखें और फिर जिस अंदाज़ में इस कोर्ट प्रोसीडिंग को शुरू किया गया उमर अता बंदियाल साहब के ज़माने से, जिस तरह से उमर अता बंदियाल साहब की कमज़ोरी थी कि वो इस केस को डिले करते रहे, डिसाइड नहीं करते रहे। एक फ़ेज़ वो गुज़रा, 5-6 महीने जो है केस डिले का शिकार हुआ। फिर उसके बाद एक फ़ेज़ में फिर सुप्रीम कोर्ट के उन जजेस की गलती है
जिन्होंने डिटेल रीजनिंग देने में ताख़ीर की। इजाज़ुल एहसन साहब की सरबराही में जो 5 रुकनी बेंच था, उसकी वजह से केस डिले हुआ। फिर उसके Even बाद then जब इंटर कोर्ट अपील लग गई, उसकी एक बेसिक वजह ये भी थी कि डिटेल रीजनिंग ही नहीं दी गई थी उस जजमेंट की, तो उस वजह से सस्पेंड भी किया गया। जी, फिर उसके बाद जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब की सरबराही में इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत के लिए बेंच बना। गैर ज़रूरी तौर के ऊपर जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब की बेंच में मौजूदगी के ऊपर एतराज़ किया गया। किन्होंने किया ये? यही दरख्वास्त गुजारान थे, साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा के वकील थे, सुलेमान अकरम राजा थे। और बुनियादी एतराज़ क्या था कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने एक फैक्चुअली एक वाक़या अपने नोट में बयान किया कि ये पटिशन जब फ़ाइल हुई है उससे पहले लतीफ़ खोसा, एतजाज़ एहसन, ये लोग उमरता बंदियाल साहब से चैम्बर में मुलाकात करके आए थे। तो ये एक मेरिट्स के ऊपर उन्होंने व्यू नहीं दिया था, ये उन्होंने एक हक़ाइक़ बताए थे, उसकी बुनियाद के ऊपर फिर केस डिले हुआ। फिर उसके बाद वो तो इसलिए उठ गए थे कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है जी। उस पर अमल दरामद नहीं होता, वो एक अलहदा से एक बैकग्राउंड है जी इसका। जी। और फिर उसके बाद जब ये केस अब दोबारा लगा है तो एक मरतबा फिर बेंच के ऊपर एतराज़। और आप देखें ये लॉजिक बड़ी अजीब सी लग रही है इन वकला की, ख्वाजा अहमद हुसैन हों, सुलेमान अकरम राजा साहब हों, या जो दीगर वकील हैं। गो के एडवोकेट फैसल सिद्दीकी साहब ने बेंच की कंपोजिशन के ऊपर एतराज़ नहीं किया। तो जो दीगर दरख्वास्त जो मरकज़ी केस के दरख्वास्त गुजारान हैं उनकी तरफ से जो ये एतराज़ किया गया, उसके बाद अब ये मामला दोबारा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को भिजवा दिया है। तो कोर्ट ने ये क्वेश्चन भी किया, जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब ने पूछा कि अगर हम ये मामला कमेटी को भिजवा देते हैं और कमेटी ये कहती है कि यही 6 जजेस ही सुनेंगे तो फिर क्या होगा? तो उन्होंने कहा जी फिर हम तस्लीम कर लेंगे। तो ये हर जगह के ऊपर ना ये कुछ शकूक व शुबात सिद्दीकी साहब जन्म ले रहे हैं। तो शायद यूँ लग रहा है कि जैसे बहरहाल मैं आपको ये बताऊं कि इस पूरी कोर्ट प्रोसीडिंग में अल्टीमेटली जो लवाहिकीन हैं वो सफ़र कर रहे हैं। और फिर उसके साथ साथ इस केस को जितना डिले किया जा रहा है, इससे कहीं ना कहीं जो ये कानूनी टीम इस वक्त इस केस को चला रही है उसके ऊपर भी सवालात उठ रहे हैं। और सबसे अहम बात गो के ये बात कोर्ट ने लास्ट ऑर्डर में लिखी थी कि ये जो लोग 20 लोग रिहा हुए हैं सज़ाएं पाने के बाद, इनका जो हतमी सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से जो मामला है वो मशरूत होगा। लेकिन उसके बावजूद इम्प्रेशन ये जा रहा है कि इनडायरेक्टली इन जो मरकज़ी केस के पटिशनर्स थे, इन्होंने फ़ौजी अदालतों के इख्तियार समाअत को तस्लीम किया है और सज़ाएं होने के बाद उन लोगों को कुछ सज़ाओं में कमी भी हुई, माफ़ी भी हुई और उन लोगों को छोड़ा गया है। तो अब इस सिनेरियो में केस मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक ख़राब हो चुका है। नासिर साहब, नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि केस ख़राब है, क्योंकि उस सुप्रीम कोर्ट ने तो वायरीज़ देखनी है आर्मी एक्ट के सेक्शन 21D2 की, और उसके ऊपर जो है वो बहस है कि जनाब ये छोटा बेंच नहीं कर सकता था, बड़ा बेंच कर सकता है उसको। ज़ाहिर है तो वो एक लीगल पॉइंट है, ज़रूर है, बिल्कुल है, और उसको तय भी होना चाहिए। नासिर, ये जो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर के रिमार्क्स हैं कि हम अटॉर्नी जनरल हमें ये भी बताएं कि कौंसल एक्सेस दी गई थी, नहीं दी गई थी, प्रोसेस क्या था, किस तरह से हुआ, ये सारी चीज़ें जो हैं, एविडेंस रिकॉर्ड हुई, एविडेंस उनको फराहम की गई थी। क्योंकि आपको पता है अटॉर्नी जनरल ने जब शुरू की हेयरिंग्स हुई थी तो उन्होंने कहा था कि आर्मी एक्ट के अंदर एक फेयर ट्रायल के तकाजे तमाम पूरे किए जाएंगे। अच्छा, इसमें जो है वो अगर आपको याद जो फ़ौजी अदालतों के क़याम की आईनी तरमीम हुई थी, उसमें जो फुल कोर्ट का जजमेंट आया था उसमें 8, 3 और 6 का जो था, उसमें जो ख्वाजा साहब भी थे उन्होंने, और काजी फैसल भी, उन्होंने फौजी अदालतों को कलअदम करार दिया था। तो उसमें एक प्रिंसिपल तय किया गया था कि फौजी अदालतों के फैसलों को किस सूरत में चैलेंज किया जा सकता है। तो ये उससे कनेक्ट कर रहे हैं, और वो क्या प्रिंसिपल था? देखें कयूम साहब, जो प्रिंसिपल था वो यही था कि अगर तो कोरम नॉन जुडिस हो के, क्योंकि किसी और कोर्ट ने डिसाइड कर दिया हो जो कि कॉम्पिटेंट कोर्ट नहीं थी, या फंडामेंटल राइट्स की ब्रीच नहीं थी, और उसमें ये भी देखा जाएगा कि क्या आर्टिकल 10A जो फेयर ट्रायल की बात कर रहा है, क्या उसके लवाजमात पूरे किए गए थे, क्या काउंसिल एक्सेस थी, मतलब वकील को अपॉइंट किया गया था, वकील ऑफ देयर चॉइस, जो अक्यूज हैं उनकी चॉइस के मुताबिक जो अपनी मर्जी का वकील था कि नहीं, ये सारी चीजें अगर ये साबित नहीं होती तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन कर सकती है। जनरल ने एश्योर तो किया था इनिशियल हियरिंग्स थी जब उमरता बंदियाल साहब की। बिल्कुल, अटॉर्नी जनरल साहब ने बहुत सारी एश्योरेंसेस दी गई थी,
اور وہ بعد میں امپلیمنٹ بھی ہوئی. جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا تھا کہ جو لوگ آئے ہیں انہوں نے بتایا کہ ہمارے ساتھ ٹریٹمنٹ اچھی ہوئی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہیئرنگ کے دوران پچھلی دفعہ بھی اٹارنی جنرل صاحب نے بتایا تھا کہ ان کو جو اچھا طریقے سے رکھا جا رہا ہے. ان کو فیملی کی جو ایکسیس ہے, میٹنگ ہے ہفتے میں کوئی ایک دن تعین ہے, اس میں وہ ملاقات بھی کر لیتے ہیں, اور کھانے وانے کا کوئی پرابلم نہیں ہے, اور تھوڑی بہت ان کی ایکسرسائز وغیرہ بھی ہو جاتی ہے. تو یہ معاملات ہیں. تو یہ کس کی ذمہ داری ہم سمجھیں کہ کس پہ آ رہی ہے؟ عدالت کی وجہ سے ڈیلے ہو رہا ہے, وکیلوں کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ یہ اب آپ کو زیادہ اس کے اندر کردار, میں قصور تو نہیں کہوں گا, کس کا لگتا ہے یہ جو ڈیلے ہو رہا ہے؟ قیوم صاحب اس کو 2 کمپوننٹ میں ڈیوائڈ کر لیں. جو پہلا کمپوننٹ تھا اس میں یہ تھا کہ جب یہ ہیئرنگ شروع ہوئی تھی انیشیل سٹیج پہ, جس میں جب چیف جسٹس بندیال صاحب تھے, تو اس زمانے میں آپ کو یاد ہے 9 ممبر بینچ بنا تھا. تو اس میں سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب الگ ہو گئے تھے اور سردار طارق صاحب الگ ہو گئے تھے. تو پریکٹس اینڈ پروسیجر کی وجہ سے, پریکٹس اینڈ پروسیجر, کیونکہ انہوں نے ان کا یہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ چونکہ یہ لا بن چکا ہے تو جب تک یہ معاملہ اس کا تعین نہیں ہو جائے گا ہم نہیں بیٹھ سکتے. جبکہ بندیال صاحب کا تھا کہ جی ہم سسپینڈ کیا ہوا ہے. ناصر صاحب آپ ادھر ادھر نہ جائیں, آپ ذرا مجھے بتائیں نا, ذرا بی اسپیسیفک کس کا قصور زیادہ نظر آ رہا ہے؟ میں وہ اسی سائٹ پہ آ رہا تھا. اچھا, پھر اس کے بعد وہ بینچ اور چھوٹا ہو گیا, جسٹس منصور علی شاہ صاحب چلے گئے. اس کے بعد قاضی صاحب بندیال صاحب ریٹائر ہو گئے. پھر 5 ممبر بینچ نے وہ کیس سنا. مائی فرینڈ کا مضمون وہیں سے شروع کیا. بالکل. تو کہنے کا یہ مقصد ہے, وہ کمپوننٹ میں ڈیلے اس سائٹ پہ تھا, کورٹ کی طرف سے بظاہر نظر آ رہا تھا کہ ڈیلے ادھر سے, لیکن جو اس کا دوسرا کمپوننٹ ہے اب ہے, اس میں وکیل پہلے دن سے کبھی کوئی آبجیکشن, کبھی بینچ پہ اعتراض, کبھی سردار طارق صاحب کے پر اعتراض, کبھی کچھ معاملہ کبھی کچھ معاملہ. تو یہ مستقل ڈیلے. اور آپ کو یاد ہے کہ شروع میں جب اس کی ہیئرنگ ہوئی تھی تو کتنا وکیل حضرات جو تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ معاملہ جتنی جلدی نمٹائیں, کیونکہ یہ ہیومن رائٹ کا مسئلہ ہے, یہ بریچ ہو رہی ہے ان کے فنڈامنٹل رائٹس, اور یہ جو ہے نا پتہ نہیں ملٹری کورٹ میں ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے, اور یہ ان کے ملٹری کورٹ ڈیسائیڈ ہی نہیں کر سکتے, سویلین کیسے انہوں نے ٹرائی کرنے شروع کر دی. یہ کتنے شور مچا تھا. اس کے بعد وہ سب ٹھنڈے ہو گئے. وہ ایک صاحب نے کہا کہ الیکشن ہو جائے گا تو پھر یہ معاملہ طے ہوگا, آپ کو یاد ہوگا. اس کے بعد ہر معاملات میں یہ قصور کس کا نظر آ رہا ہے؟ مجھے تو وکیلوں کی طرف سے. اب وہ تو میں نے آپ کے پروگرام میں شروع میں کہہ دیا کہ اس کمپوننٹ میں وکیل ہر دفعہ ڈیلے, انہی کی وجہ سے ڈیلے ہو رہا ہے. اب یہ کمیٹی کے پاس چلے گئی ہے, کمیٹی کی میٹنگ مجھے نہیں پتا ہے, ویسے جمعرات کو ہوتی ہے. اب اس جمعرات کو ہو سکے گی نہیں ہو سکے گی, کیا اگلے جمعرات کو ہوگی؟ آپ کو کس کا قصور زیادہ لگتا ہے اس ساری صورتحال کے اندر؟ 9 مئی کے فسادات کرنے والوں کا, فوج کا, عدالتوں کا, مرتضی بندیال کا, یا اس بینچ کا, یا جو ان کو بچانے کے لیے وکیل آئے ان کا؟ جو بچانے والے وکیل ہیں ان کو کم از کم اب جو لواحقین ہیں ان کا قرب یا ان کا درد, اور بالخصوص جو آج قرب نہیں, قرب تو ہے ان جی قرب, جو حفیظ اللہ میاری صاحب نے آج کورٹ میں ہاتھ باندھے ہیں, میرے خیال میں وہ ہاتھ باندھنا اور جس طرح سے وہ آپ دیدہ ہوئے ان کو دیکھنا چاہیے, اور اس معاملے پہ مزید ڈیلے سے بچنے کے لیے جو ہے وہ اس ایشو کو جو ہے وہ اس بینچ کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے. اب آپ اس کا اندازہ یہاں سے لگا لینا. نہیں تو بینچ نے کیوں ڈیسائیڈ نہیں کیا ناصر صاحب کہ وہ کہے کہ بھئی ہاں نہیں, آپ کے اعتراضات جو ہیں وہ درست نہیں ہیں, ویلڈ نہیں ہیں, ڈسمس, چلیں پروسیڈ کریں. سر دیکھیں, جب اعتراض کیا گیا تو بینچ کی جانب سے کم از کم اس ایشو پہ یہ کوشش تو کی گئی نا کہ ان لواحقین کے جو وکلاء ہیں ان کو کسی طریقے سے ہم ریلیف دیں. اب مثال کے طور پہ جو دوسرے فیز میں جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کے اوپر بار بار اعتراض کیا گیا, انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں, وہ اٹھ گئے. پھر اس کے بعد بینچ دوبارہ بنانے کے لیے معاملہ کمیٹی کے پاس گیا, کمیٹی نے دوبارہ ریکنسٹیٹیوٹ کیا بینچ. پھر اس کے بعد بینچ نے پروسیڈنگ شروع کی, پھر اعتراض کر دیا گیا. تو اب کورٹ کے, میرے خیال میں کورٹ تو سنجیدہ ہے اس ایشو کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے. اب جب یہ کیس کی پروسیڈنگ تقریباً ختم ہونے والی تھی نا, تو ایڈوکیٹ حامد خان صاحب نے ایک جملہ کہا, انہوں نے کہا جی وہ ہماری بھی کوئی ریٹ پٹیشن ہے. تو جسٹس محمد علی مدر صاحب نے کہا کہ یہ بینچ والا مسئلہ پہلے حل ہو تو پھر ہم آپ کی طرف جائیں. تو یہ تو وہ مسائل ہیں نا. میں کہنا چاہ رہا تھا کو سپورٹ کرنے کے لیے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب لندن کے فسادات ہوئے تھے تو کورٹس نے, ٹرائل کورٹس نے دن رات بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر دیا تھا کیس, اور انہوں نے ان کے پاس مطلب ان کے پاس ویڈیو ریکارڈنگز بھی تھی, آڈیو تصویریں بھی تھیں, اور انہوں نے جو بھی نظر آیا کہ یہ صاحب ہیں یا ایکوٹ کر دیا یا کنوکٹ کر دیا. تو یہی معاملات شروع میں
ट्रायल कोर्ट को फौरन केस करने चाहिए थे। तो मतलब एक आपका जो जुडिशल सिस्टम है, आप कह रहे हैं कि ये भी कॉम्प्लिकेट कर रहा है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें हैं, सिविल अदालतें हैं, खुद फलानी अदालतें हैं, अब ये बैंकिंग कोड का तो केस नहीं बनता ना नाज़िर साहब, तो उस वजह से भी है, वायरीज चैलेंज हो सकती है, नहीं हो सकती, लेकिन किसी मुल्क के अंदर 9 मई के फसादात की भी मिसाल मिलती है आपको, और आपको याद एक होगा नई कि सिचुएशन है ये मेरे ख्याल में तो ये बिल्कुल ही नई सिचुएशन है, क्योंकि मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे अटैक सिविलियंस के साइड पे मुझे तो याद नहीं पड़ता कभी ऐसा हुआ। और एक और आपको याद होगा कि जब हेयरिंग चल रही थी, शुरू की बात है, तो उन्हें बताया गया था कि मिलिट्री कोर्ट्स की सजाएं कम हैं, अगर ये इंसदाद दहशतगर्दी में चलेंगी तो 14 साल सजाएं हैं। चलें, बहरहाल जी जनाब, चाहे उमरता बंदयाल साहब हो 6 महीने 7 महीने डिसाइड ना करें, कौन पूछ सकता है जनाब उनको। इसी तरह से उसके बाद वकील जो हैं वो बेंच की तश्कील के ऊपर एतराज़ करें, हम कौन कह सकता है जनाब। वो भी पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर आए हुए हैं, उनका मतमा नज़र जो है वो आर्मी एक्ट के सेक्शन 21D2 की वायरीज के हवाले से है, और उस पर कॉम्प्लिकेशंस हैं। लेकिन दूसरी तरफ इसका एक पहलू ये भी है कि वो लोग जो गिरफ्तार हुए थे, उनमें से 103 105 में से 20 तो रिहा हो गए, लेकिन अभी भी 85 लोग जो हैं वो हैं, और उनका क्या होगा, क्या किस तरह से चलेगा। लेकिन अदालत ने ये वाज़ेह किया है कि उनके साथ जो भी होगा, कोई भी अगर फैसला होगा, वो सब्जेक्ट टू फाइनल डिसीजन ऑफ दिस कोर्ट होगा। वो इस कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट जो तय करेगी इसकी क्या या सिविलियंस का फौजी ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता, उस पर उनकी तकदीर मुंतज होगी। लेकिन एक मरतबा फिर नासिर साहब और अपना जहांजेब अब्बासी साहब जो हैं, इनकी गुफ्तगू सुन के, और हमने जो देखा है कि वकील जो हैं वो अपनी एक तुरम खानी के अंदर जो है वो चल रहे हैं। बारह एक चीज ऐड करना, हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो, उसमें एक तो चीज ये एक देखना चीज ऐड करना चाहता कि आपने खुद जिक्र किया अभी कि 21D को उसकी वारिस डिस्कस करनी है ना, उसकी वारिस को डिक्लेयर करना है कि क्या 5 मेंबर बेंच ने उसे गलत तरीके से, क्योंकि उस पर हियरिंग भी नहीं हुई है, उस पर आर्गूमेंट्स होंगे तो फिर पता लगेगा ना कि वो गलत है या सही है। तो लेंगे ये एक मतलब फिर नासिर साहब का ये मेरिट्स के ऊपर केस जो है शुरू ही नहीं हुआ, अभी शुरू नहीं, अभी टेक्निकलिटीज के ऊपर पड़े हुए हैं। तो जनाब देखते हैं उसके बाद कौन कितने कितने लंबे दलाइल देगा, ये तो वकीलों के ऊपर ही मुनहसर है। अदालत तो हत्तल इम्कान चाहेगी कि अगर अदालत जल्द इसको निपटाना चाहती है तब भी एतराज़ात होंगे, और अगर लंबा हुआ तब भी होंगे। लेकिन तवक्को यही करनी चाहिए थी कि अब जब भी जो भी बेंच बने, वो बेंच इस मुकदमे को डिसाइड करे। ये भी हमारी अदालतों का ही थोड़ा इम्तियाज़ है कि महीनों सालों मुकदमा चलते रहते हैं और डिसाइड नहीं होते। शरह दस्तूर से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने